तो कल अपन वाइंडिंग की जो शब्दावली है उसे कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है भाई। आज अपन देख रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में पोल पिच क्या होती है। तो अपन ने कल बात की थी जो दो असमान ध्रुवों के बीच की दूरी, या तो आर्मेचर चालकों के रूप में या स्लोट्स के रूप में, वो क्या कहलाती है, पोल पिच। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है, दो असमान ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, आर्मेचर चालक की संख्या के रूप में। इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपन ने यहां से देखा था, बैक पिच किसे कहते हैं। बैक पिच है कम्यूटेटर के पीछे की साइड, और फ्रंट पिच है कम्यूटेटर के और आगे की। तो अपने पास क्या, पीछे बैक एंड पर जुड़े दो चालकों के बीच की दूरी, इसका भी बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखा था, फ्रंट पिच, क्या बोला था, फ्रंट। तो फ्रंट पिच का किस साइड आएगा, कम्यूटेटर साइड। किस साइड आएगा, कम्यूटेटर की ओर जुड़े चालकों के बीच की दूरी, ये अपने पढ़ा था। रिजल्टेंट पिच किसके बराबर होती है, तो परिणामी पिच होती है फ्रंट पिच और बैक पिच का अंतर। तो यहाँ पे बैक पिच या फ्रंट पिच का अंतर, तो वाई बी माइनस वाई एफ, तो ये आंसर आएगा इसका। कॉम्यूटेशन पिच किसे कहते हैं, दो कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी। जब आपकी आर्मेचर कोइल जहां पे आपके दो सेगमेंट के अंतर पे जुड़ेगी उसे बोलते हैं कम्यूटेटर पिच, तो दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की दूरी। फिर अपन ने पढ़ा कोइल पिच, क्या पढ़ा था, कोइल, तो दो कोइल के जो एक्टिव साइड्स हैं उनके बीच की दूरी, तो कोइल के दोनों सक्रिय भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कोइल पिच। अगला क्वेश्चन अपन यहां से देखा था, पोल पिच का मान सामान्यतः किसके बराबर होता है, कुल चालक बटा ध्रुवों की संख्या, ठीक है। आज अपन बात करेंगे जो लैप वाइंडिंग है। पहले अपने पढ़ा है कि आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक जो वाइंडिंग होती है वो उच्च धारा कम वोल्टेज के लिए, दूसरी वाइंडिंग है उच्च वोल्टेज है कम धारा, उच्च वोल्टेज है कम धारा। तो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। तो आज अपन कंप्लीट करेंगे लैप वाइंडिंग। क्या करेंगे भी, लैप। तो आपको लैप वाइंडिंग विशेषताएं देखनी है। आज आप कनेक्शन टेबल तक बना सकते हो, कैसे कनेक्शन आपके बनेंगे, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अपने पास क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग की, आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है भी, दो प्रकार, दो प्रकार की होती है। पहले कौन सी भी, पहले नंबर पर हम लिख रहे हैं लैप वाइंडिंग, और दूसरी आपके पास है वेव वाइंडिंग। ठीक है भी। अब अपन बात करेंगे लैप वाइंडिंग की विशेषताएं। किसके बारे में बात करेंगे, लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग की विशेषताएं। अब बताओ इसका नाम लैप क्यों पड़ा, बताओ लैप ही क्यों पड़ा, उस वाले का वेव क्यों पड़ा, है किसी को अंदाजा भी। इस वाइंडिंग का नाम लैप वाइंडिंग क्यों पड़ा, वेव क्यों नहीं पड़ा, और वेव वाली का वेव ही क्यों पड़ा, लैप क्यों नहीं पड़ा, बता सकता है कोई। अब देखिए एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, उसको देखना, ओवर लैप, ओवर लैप यानी एक दूसरे के ऊपर, ओवर लैप एक दूसरे के ऊपर। इसमें क्या होंगे, जितने भी आपके आर्मेचर कोइल के कनेक्शन बनेंगे, जितने भी आपके आर्मेचर चालकों के कनेक्शन बनेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे से ऊपर होकर गुजरेंगे, एक दूसरे को करेंगे ओवरलैप। क्या करेंगे, ओवरलैप। इसलिए इस वाइंडिंग का नाम, इसलिए इस वाइंडिंग को कहा जाता है ओवर, कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग। अब पता चल गया। तो इस वाइंडिंग के जो सभी कनेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं भी, ओ, इसलिए इसे लैप वाइंडिंग कहा जाता है। इस आर्मेचर वाइंडिंग की, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सभी संयोजन, सभी संयोजन ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं। इसलिए इसे कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं। इसलिए इसे लैप वाइंडिंग कहा जाता है, लैप वाइंडिंग कहा जाता है। तो सभी कनेक्शन हो जाते हैं ओवरलैप, इसलिए अपन कहा कहते हैं इसको लैप वाइंडिंग। अब अपन बात करेंगे कि जो लैप वाइंडिंग है
उसमें क्या क्या विशेषताएं होगी, जो आपकी लैप वाइंडिंग है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो अपन नोट करें लैप वाइंडिंग की विशेषताएं। क्या स्पेसिफिकेशन होगी जब आप लैप वाइंडिंग बनाएंगे? तो पहला तो आपको पता चला कि सभी कनेक्शन क्या होंगे, ओवर। अब लैप वाइंडिंग में सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं पोल पिच के बारे में। किसके बारे में? अब अपने पोल पिच पढ़ा है क्या, आर्मेचर चालकों की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या। तो लैप वाइंडिंग के लिए हमेशा और हमेशा जो पोल पिच होगा वो हमेशा सम संख्या होगी। क्या होगी? क्या होगी? सम संख्या समझते हो, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, सारी क्या होती भी सम से। तो हमेशा अगर लेफ्ट वाइंडिंग की बात करेंगे तो लेफ्ट वाइंडिंग के लिए पोल पिच का मान हमेशा क्या होगी, एक सम संख्या। तो पहली विशेषता मैं यहां नोट कर रहा हूं इसकी, लेफ्ट वाइंडिंग के लिए पोल पिच इसे अपने लिखा था वाईपी से। क्या लिखा था भाई? वाईपी। हमेशा एक सम संख्या होती है, हमेशा एक सम संख्या होती है। पहली बात समझ में आ गई। और वाईपी को कैसे लिखा जा सकता है? चालकों की संख्या बटा में क्या भी पी, या अपन क्या लिखेंगे, एस भाग पी। कोई दिक्कत भी? तो आपको लेफ्ट वाइंडिंग की पहली विशेषता पता चल चुकी है, जिसे अपने बोला है कि जो पोल पिच है हमेशा क्या होगी, सम संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी को? अब देखो अगली विशेषता की बात करते हैं। अभी आपको क्या हो सकता है, वाइंडिंग बहुत मुश्किल है, अभी आप पढ़ लोगे ना, आपको इससे आसान टॉपिक नहीं था कोई भी, ठीक है। एक बार पढ़ो, आपको कुछ नहीं लगेगा, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पूछे जाएंगे तो। अगला देखें भी, अब हमने बात की थी, एक तो मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, क्या बताया था, और एक मैंने बताया था रिट्रोग्रेसिव, क्या बताया था। अब ये जो YB और YF का मान डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वाइंडिंग के प्रकार पर, क्या वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, क्या वाइंडिंग है रिट्रोग्रेसिव है, ठीक है भी, क्या वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है या रिट्रो। अब देखिए भी, अगर अपन बात करें कि वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, क्या भी प्रोग्रेसिव, वाइंडिंग प्रकार है प्रोग्रेसिव, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के, अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है और वाइंडिंग क्या भी सिंप्लेक्स है, क्या भी सिंप्लेक्स, यानी आपके जो स्लोट है उसमें कितने चालक लगे, एक। अब जो देखें अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो अब अपन बात करेंगे जो YB है उसका मान तो YF से ज्यादा होगा, नहीं होगा? YB का मान हमेशा किससे ज्यादा होगा, YF से ज्यादा। YB का मान हमेशा YF से क्या होगा, ज्यादा। और अगर आपके पास बच्चों देखिए लैप वाइंडिंग है तो YB बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा हमेशा एक विषम संख्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी यहां से, YB तथा YF का मान एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या जानते हो, विषम संख्या होगी 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है भी। अब आपका इसका YB का मान और YF का मान निकालो कैसे, विषम संख्या तो होगी ठीक है, पर उसका मान ज्ञात है, कैसे करेंगे? अब देखिए अपने कहा कि अभी अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो YB का मान क्या हुआ, 1 से, YB का मान YF से क्या हुआ, ज्यादा। तो YB का मान निकालने के लिए आपको ZP प्लस कर देना 1, क्या कर देना अभी, ZP प्लस 1। अब ZP बताओ क्या है, पोल पिच, क्या है पोल, इसमें कितना जोड़ देना है, 1। समझ में आ गया? तो अब बताओ अगर पोल पिच का मान, अब मैंने कहा था पोल पिच हमेशा क्या होगी, सम संख्या, और सम संख्या में 1 जोड़ दो क्या बन जाती है, बताओ विषम संख्या है कि नहीं है? अब देखो ऐसे आपको YB का मान निकालना है, YF का, ऐसे आपको YF का मान निकालना है। अब देखो अगर मैं इसमें से 1 घटा देता, एक है घटा देता, तो क्या बन जाती, विषम संख्या, क्या बन जाती, विषम संख्या। पर अपनों को 1 नहीं घटाना, अब किसके बराबर घटाना है वो देखिए,
अगर आप इससे फॉर्मूला निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे कि वाई बी -2 गुणा में एम, वाई बी -2 गुणा में एम। अब आपको एम बताया था वाइंडिंग का प्लेक्स, क्या बताया था? वाइंडिंग का प्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स है तो एम का मान कितना हुआ? 1, डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3 और क्वाड्रेक्स है तो 4। अब तो देखिए यहां पर एम आपके पास है, एम बराबर होता है प्लेक्स, क्या होता है अभी? प्लेक्स। एम बराबर 1 तो वाइंडिंग है सिंप्लेक्स, क्या है? सिंप्लेक्स। एम बराबर 2 तो वाइंडिंग है डुप्लेक्स। एम बराबर 3 तो वाइंडिंग है ट्रिप्लेक्स। और एम बराबर 4 तो वाइंडिंग है क्वाड्रेक्स। समझ में आ गया सभी को? तो अब आपको वाई बी और वाई एफ का मान निकालना सीखे। कौन सी वाइंडिंग के लिए? प्रोग्रेसिव के लिए। कौन से के लिए? अगर यही रिट्रोग्रेसिव होती क्या होती? तो ये चला जाता ऊपर, ये चला जाता ऊपर, ये क्या आता? तो उस वाइंडिंग में क्या होता है? उल्टा। फ्रंट पिच का मान ज्यादा होता है, बैक पिच का मान क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गया? ये दूसरी समझ में आ गई। यानी अब आपके पास सीख चुके वाई बी और वाई एफ का मान क्या होगा? विषम संख्या। अब इसके बाद अपने पढ़ा था एवरेज पिच, क्या पढ़ा था अभी? एवरेज पिच। तीसरी विशेषता क्या है? औसत पिच का जो मान है वो लगभग, औसत पिच का मान लगभग पोल पिच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पोल पिच के। तो औसत पिच का मान, औसत पिच का मान लगभग पोल पिच के बराबर होता है। पोल पिच इसे लिखते हैं वाई पी से के बराबर, लगभग लिखा है। आपने कल वाई एवरेज का फॉर्मूला लिखा था, वाई एवरेज वाई बी प्लस वाई एफ, भाग से करना है 2 से। अब ये जरूरी नहीं है कि सम संख्या आए, पर इसका मान बराबर किसके होगा? लगभग किसके बराबर होगा? पोल पिच। लगभग। देखो मैंने लहर लगाई है ना, तो लगभग। अब तो 3 विशेषता समझ में आ गई। अब अपने पढ़ा था कॉम्पिटिशन की पिच, क्या पढ़ा था भाई? कॉम्पिटिशन। पहले अपन परिणामी पिच ले लेते। तो परिणामी पिच का जो मान होगा वो बैक पिच और फ्रंट पिच के अंतर के बराबर होता है। तो परिणामी पिच का मान, पिच का मान वाई आर वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। अब अगर आप प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसके लिए होता है प्लस में, क्या होता है? प्लस में। और रिट्रोग्रेसिव तो उसके लिए क्या होता है? माइनस है। तो वाई बी माइनस वाई एफ। समझ में आ गया? अब इसके बाद अपने पढ़ा है पिच आया, इसके बाद आया कॉम्यूटेशन पिच। क्या होगा अभी? कॉम्यूटेशन। तो कॉम्यूटेशन पिच किसके बराबर होगा? कॉम्यूटेटर पिच, कॉम्यूटेटर पिच वाई सी। और वाई सी बराबर क्या होगा? एम। और एम आपके पास बता चुका हूं मैं। एम क्या होता है? वाइंडिंग का प्लेक्स। एम बराबर 1 तो सिंप्लेक्स, 2 है तो डुप्लेक्स, एम बराबर 3 है तो ट्रिप्लेक्स, और एम बराबर 4 है तो क्वाड्रेक्स। कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं पॉइंट। अब आपको लास्ट में निकालता है समांतर पथों की संख्या। अब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, समांतर पथों की संख्या। और समांतर पथों की संख्या का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए बराबर होता है एम गुणा में पी, एम गुणा में पी। ए बराबर वाइंडिंग का प्लेक्स और पी बराबर ध्रुवों की संख्या। कोई दिक्कत? अब अपने क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी क्या क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। तो अपने वाइंडिंग पढ़ी है, कौन सी वाइंडिंग पढ़नी है आपको? लेफ्ट वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग क्यों बोला है? कनेक्शन क्या हो रहे हैं? ओवरलैप। पहले आपने कहा कि पोल पिच का मान हमेशा क्या होगा? एक है सम संख्या होगी। मान कैसे निकालेंगे? जेड भाग पी या एस पी भाग एस भाग पी। फिर अपने कहा था अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, क्या भी प्रोग्रेसिव, तो वाई बी का मान किससे ज्यादा होगा? वाई एफ से। और अगर वाई बी का मान जाए तो इसमें क्या जोड़ दोगे? +1। और इसमें से क्या घटा दोगे? 2 गुणा में 2m, क्या घटा दोगे? 2m। और m वाइंडिंग क्या है? प्लेक्स है। फिर अपने बात की, यहां से देखो आगे, औसत पिच का मान लगभग किसके बराबर होगा? पोल पिच के। परिणामी पिच का मान क्या होगा? दोनों के अंतर के। कम्यूटेशन पिच का, कम्यूटेटर पिच क्या होती है? वाई सी बराबर है m। और समांतर पथों की संख्या क्या हुई? a बराबर m गुणा में p। कोई दिक्कत? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया, देखो सोल्व करके देखो। एक डीसी मशीन दी गई आपको,
क्वेश्चन पूछा गया है एक डीसी मशीन में कुल चालक 480 हैं, कितने हैं तथा ध्रुवों की संख्या 4 है, क्या अभी तो बताओ पोल पिच कितनी आएगी। अब पोल पिच निकालने सिंपल सा फॉर्मूला के पास क्या है, वाई पी बराबर जेड भाग पी। 480 में किसका भाग दे दो 4 का, ये 12 बार कटेगा 120। बताओ आगे आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कुल 6 पोल हैं, समांतर पथ ए कितने होंगे, कितने होंगे 6। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब कोई दिक्कत है भी, आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है एम गुणा में पी। सिंप्लेक्स क्या करेंगे 1 गुणा में 6, कितने आ जाएंगे 6। ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर डुप्लेक्स है तो बताओ कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। तो ए बराबर क्या लिखोगे एम गुणा में पी, एम का मान कितना है 2, इसका मान कितना है 4, आंसर कितना आ गया 8, तो आंसर कितना आएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में बैक पिच वाई बराबर कितना है 13। सिंप्लेक्स है, बैक पिच कितना है 13, तो बताओ फ्रंट पिच कितना होगा। अरे 13 कैसे हो जाएगा, एक सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में वाई बराबर कितना है 13। अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था कि अगर आपको वाई एफ का मान निकालना है तो वाई बी माइनस 2m, और वाई बी का मान कितना है 13, 2 गुणा में 1 कितना आ गया 11। अभी तो याद कराया था, अरे कराया था गया था। अब तो 11 और 13 विषम संख्या है नहीं है, तो आंसर कितना आएगा 11, ये आएगा 11 आंसर। एक सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में बैक पिच बराबर कितना है 15। अब रिट्रोग्रेसिव है क्या अभी, तो बताओ फ्रंट पिच कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। इस बार आपका मान वाई बी का मान कितना है 15, तो वाई एफ का मान निकालना है, तो वाई एफ इस बार ज्यादा हो जाए तो जेड भाग प्लस 1। अब देखो अब यहाँ पे क्या बचो, देखिए यहाँ 15 है तो 2 के अंतर में कितना आ जाएगा 17, या डायरेक्ट निकालो, यहाँ पे कोई अपने पास पोल आपके आर्मेचर संख्या नहीं दे रखी है तो सीधा निकाल दो, 15 के बाद क्या आएगा 17, तो 2 का अंतर आएगा हमेशा, तो आंसर कितना आएगा 17। और यहाँ आपको अगर फॉर्मूले से निकालनी तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अपने वहां पे क्या फॉर्मूला बनाया था वाई एफ बराबर अपने फॉर्मूला बनाया था वाई बी माइनस 2m, ये बनाया था। अब किसका मान दे रखा है वाई बी का मान दे रखा है, तो इसको उधर ले जाओ। अरे सही है, अरे सुनो सही, अब इस बार उल्टा हो जाए नहीं हो जाएगा, जो वाई बी है वो वाई एफ है अब, अरे समझे क्या। अब इस बार क्या होगा उल्टा होगा, देखो वाई बी का मान कितना दे रखा है 15, तो 2 जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो अगर आप इसको बढ़ाओगे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 15 में कितना जोड़ दो 2 गुणा में 1 तो कितना आ गया, इस तरीके से भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, ये बताओ यदि बैक पिच 19 है और फ्रंट पिच कितनी है 21, अब तो 2 है माइनस का 2 आएगा, मैंने कहा था रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो रिजल्टेंट पिच क्या होगा माइनस का 2, तो अब बस वाई आर बराबर अपन क्या करेंगे 21 माइनस 19, ठीक है 19 माइनस 21, उल्टा कर दो भी कोई दिक्कत, 19 माइनस 21 तो माइनस का 2, तो आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है भाई, क्योंकि रिट्रोग्रेसिव के लिए आपको उल्टा। यदि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में बैक पिच वाई बी बराबर कितना है 17 और फ्रंट पिच कितना है 15, तो बताओ औसत पिच कितनी हुई। औसत पिच के लिए वाई एवरेज बराबर आपको क्या करना है 17 प्लस 15 भाग से करना है 2 से, कितना आया 16, आएगा 16 भी, आंसर कितना आएगा 16। अब तो किसी आर्मेचर में कुल चालक 60 है, क्या भी 60, यदि कोयल पिच 30 है, कितनी है 30, तो बताओ ये किस प्रकार की कोयल है, फुल पिच है, शॉर्ट पिच है, लॉन्ग पिच है या वेव पिच है, बताओ कौन सी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपकी देखो अगर आपके पास कोयल पिच सुनते ना, अगर आपके पास कोयल पिच वाई सी बराबर जेड भाग 2 होती है, क्या होती है जेड भाग 2, तो वाइंडिंग होती है फुल पिच, क्या होती है फुल पिच, इसका आंसर क्या आएगा फुल पिच, क्या आएगा भी फुल पिच। ये क्वेश्चन देखो, लैप वाइंडिंग का नाम लैप क्यों पड़ा, तो प्रत्येक कोयल अगले नेगेटिव से जुड़ती है,
तो प्रत्येक को इस समय पर ओवरलैप करती है। देखो सारे कनेक्शन क्या दे रहे हैं, ओवरलैप। बताओ समझ में आएगी? अब और क्वेश्चन करेंगे एक, फिर आपको और समझ में आएगा बढ़िया से। तो क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप इनको। आपको तो ये दुआ करने की आर्मेचर वाइंडिंग से 2-4 क्वेश्चन दे, हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं इस टॉपिक को, जबकि बहुत आसान टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन नोट करो, उसके अपन करेंगे क्वेश्चन और। एक चार ध्रुव, एक 32 आर्मेचर चालकों, एक 32 आर्मेचर चालकों से सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप लिखना, सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए पहले आपको निकालना वाईपी के लिए ज्ञात करें। पहले आपको निकालना वाईपी, फिर आपको निकालना वाईबी, फिर आपको निकालना वाईएफ, फिर आपको निकालना वाई आर, फिर वाई एवरेज, और फिर आपको निकालना है समांतर पथों की संख्या। हो जाएंगे सारे क्वेश्चन? अरे हो जाएंगे क्या? एक 4 ध्रुव है, कितने ध्रुव है भी? 4 ध्रुव, 4 ध्रुव हैं, 32 आर्मेचर चालक हैं, करें भी। कर दिया मुझे? कर दो भी, करो भी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में। तो पोल पिच तो आगे हुई सबकी आपकी। तो अगर आप पोल पिच का मान निकालते हैं तो जेड भाग पी, 32 में किसका भाग दे दो? 4 का, ये आ गई 8, सम संख्या ही नहीं है। अब इसे वाई भी बनाना है तो 8 प्लस क्या कर दो? 1, ठीक है भाई, वाई पी प्लस 1 है, वाई पी प्लस 1, तो 8 प्लस 1, ये कितना हो गया? 9। अब फ्रंट पिच का मान निकालना है तो वाई बी माइनस 2m, 9 माइनस 2 गुणा में 1, ये कितना आ गया? 7। इसका मान क्या है अभी रिजल्टेंट का? 9 माइनस 7 बराबर कितना है? 2। औसत का मान जोड़ दो, 9 प्लस 7 भाग 2, ये कितना आ गया? 8। और समांतर पथों की संख्या कितनी आ गई? 4 गुणा में 1 आ गया 4। आगे सभी के, अरे आगे सबके आंसर उगर से आगे बेटा आंसर। कोई दिक्कत है पूछे भी? अरे पूछो भी, कोई दिक्कत है तो। ये सारे बहुत आसान आसान मान है, सारे आ जाएंगे इसे। अब आपका मैं तो वाइंडिंग करके नहीं जाऊंगा, क्या है ऐसा जो नहीं करके जाओ इसमें? अरे है कि नहीं है? कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन ले। एक 6 ध्रुव, एक 6 ध्रुव एक 6 ध्रुव 72 आर्मेचर चालकों, 72 आर्मेचर चालकों के लिए प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स वाइंडिंग
प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। का निर्माण करें। निर्माण करने के लिए ज्ञात क्या करना है वो देखें भी। पहले आपको ज्ञात करना है वाई पी, वाई बी, वाई एफ, वाई आर, वाई एवरेज और लास्ट में ए बराबर समांतर पथों की संख्या। इस बार आपको ध्यान रखना है कि वाइंडिंग डुप्लेक्स है। क्या भी डुप्लेक्स है तो आपका जो एम है इस बार 2 हो जाएगा। भी एम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वाइंडिंग है डुप्लेक्स। अरे आगे आंसर क्या, वाइंडिंग है डुप्लेक्स वाइंडिंग। अरे आगे मान सारे। तो इस बार 72 72 में भाग दे दो 6 का, कितना आया 12। अब आपको इसे बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, 12 + 1 13। अब इसे बनाने के लिए 13 में से कुछ घटाना पड़ेगा, 13 - 2 गुणा में 2। इस बार एम्प्लेक्स एम कितना है 2, तो कितना आ गया 9। अब इनको जोड़ दो, 13 - 9 कितना आ गया 4। इनको जोड़ो 13 + 9 बटा में 2 तो आ गया ना 11। क्या आपने सम संख्या बोला था यहाँ पे कभी भी? अपने कहा इसका मान लगभग किसके बराबर होता है, पोल पिच के बराबर होता है। तो वो 12 रे कितना है 11। ठीक है भी। अब आपके पास समांतर पथों की संख्या, ध्रुवों की संख्या कितनी है 6, रे कितने हैं 2, आंसर कितना आ गया 12। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ गई लेफ्ट वाइंडिंग? इतनी आसान आपकी लेफ्ट वाइंडिंग। ये आपके पास क्या हो गया अभी लेफ्ट वाइंडिंग। अगर आपके पास दे दे ट्रिप्लेक्स, क्या दे दे भी ट्रिप्लेक्स, तो जहां m बराबर कितना लिख रहे हैं 2, वहां m बराबर कितना लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे 3। कोई दिक्कत समझ में आ गया सभी को? इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर यहां से पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है समांतर पथों की संख्या, ये पूछता है, और पोल पिच। और मैंने सब बता दिया आपको, बैक पिच, फ्रंट पिच, ओस्ट पिच, एवरेज पिच कैसे निकालेंगे वो सब का मान मिल जाए। ठीक है भी। तो इसके साथ आपके लेफ्ट वाइंडिंग के भी कंप्लीट है, क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिए।